पोएम जो है, poem is an ironical portrayal of Mr. Bleeny, but at the same time, the poet portrays himself in an ironical manner, partly by indicating the resemblance between himself and Mr. Bleeny, and partly by bringing the wide difference of thought between himself and Mr. Bleeny. पोएम जो है वो आयरॉनिकल पोर्ट्रेयल है किसका, मिस्टर ब्लीनी का, लेकिन एट द सेम पोएट पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज एन आयरॉनिकल मैनर। एक्चुअली पोएट अपने आप अच्छा था ना? पोएट जो है वो अपने आप को खुद भी एक आयरॉनिकल मैनर में पोर्ट्रे कर रहा था, पार्टली बाय इंडिकेटिंग द रिजेम्बलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड मिस्टर ब्लीनी। शायद वो अपनी इंडिकेट कर रहा था अपनी और मिस्टर ब्लीनी की रिजेम्बलेंस को, और पार्टली बाय ब्रिंगिंग द वाइड डिफरेंस ऑफ थॉट बिटवीन हिमसेल्फ एंड मिस्टर ब्लीनी, और अपनी और मिस्टर ब्लीनी के दरमियान जो थॉट का डिफरेंस था उसको भी वो कंपेयर कर रहा था। द इंटेलेक्चुअल मैन and the man who earned his living by manual work, और किसके दरमियान, एक इंटेलेक्चुअल मैन के दरमियान और एक ऐसा इंसान जो कि अपनी अर्न करता है अपनी लिविंग को बाय मैनुअल वर्क। Thus, irony, wit, and satire make his poetry exciting and interesting. It is the most conspicuous feature of his poetry. Larkin uses irony, wit, and satire for comic purpose and also to poke fun at himself. अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट में कि व्हाट इज विट। अच्छा, विट कहते हैं कॉमिक वे, किसी भी व्यू ऑफ लाइफ या किसी भी पर्सपेक्टिव का कॉमिक वे जो कि हम टोटली ऑपोजिट वे में बयान करते हैं लेकिन वही उसके रियल मीनिंग्स होते हैं। जैसे आयरनी में हम कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं या हो कुछ और हो जाता है, या पोएट जो है वो आयरॉनिकली किसी भी लाइक चौसर के हमने कैरेक्टर में देखा था कि वो उसको लॉर्ड कहता है, मॉन्क को नवाब कहता है ना, तो वो आयरॉनिकल वे में उसको लॉर्ड कहता है, हालांकि वो तो मॉन्क होता है ना, लेकिन वो उसको आयरॉनिकल और ह्यूमरस वे में मॉन्क को जो है क्या कहता है, लॉर्ड कहता है। इसी तरह एक जगह आया था हिज प्रिंस पियो, फ्रायर का जब हमने पढ़ा था ना कैंटरबरी टेल्स में फ्रायर का एक कैरेक्टर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा कि वो जो अपने प्रिंसिपियो में बड़ा शार्प था या बड़ा परफेक्ट था। वो प्रिंसिपियो क्या था कि वो जो मांगता था ना, एक्चुअली दैट वाज विट, कि वो अपने प्रिंसिपियो में बहुत ज्यादा शार्प था, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज अ विटी रिमार्क्स, जो कि ऑपोजिट होता है इन टर्म्स, लेकिन वो रियल मीनिंग्स दे रहा होता है, लेकिन ह्यूमरस वे में दे रहा होता है, तो हम इसको कहते हैं कि दैट इज द विटी रिमार्क्स। सेम इज द केस विद इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और यहाँ पे भी हमने देखा कि उसने जितने भी एग्जाम्पल्स दी हैं यहाँ पे, उसमें अब हम इसके अंदर यूज ऑफ विट और यूज ऑफ आयरनी दोनों देख रहे थे, और साथ साथ सटायर क्या होता है कि किसी के ऊपर तंज करने को कहते हैं, कि जब हम किसी को तंजिया अंदाज में कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये सटायरिकल वे में बयान की है, कि ये सटायर है, ये उसके ऊपर तंज है। और तंज किस तरह से होता है, दो वे में होता है। सटायर जो है ह्यूमरस वे में भी होती है, और सटायर जो है वो आयरॉनिकल वे में भी होती है, और सटायर जो है वो थ्रू विटी रिमार्क्स भी होती है, कि हम ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं कि वो भी तंज के तौर पे हम वो विटी रिमार्क्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मैं वो एक एग्जांपल देती होती हूँ स्टूडेंट्स को कि मेरी बेटी बातें बहुत करती है ना, तो उसको मैं कहती हूँ कि चलाको मासी है, तो दैट इज बेसिकली अ विटी रिमार्क्स इन अ सेंस, ठीक है, कि मैं उसको चलाको मासी कहती हूँ। दूसरा आयरॉनिकल इन अ सेंस कि वो चलाको मासी नहीं है, वो तो बातें करने की टॉकेटिव बहुत ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई उसको हम चलाको मासी कहते हैं। तो दैट इज बेसिकली द विटी रिमार्क जो मैं उसको देती हूँ। आयरॉनिकल वे में ये है कि दैट शी इज टॉकेटिव बट आई एम कॉलिंग हर चलाको मासी, ठीक है। और फिर उसके अंदर सटायर क्या है कि मैं उसके वो जो उसका बिहेवियर है उसको सटायर कर रही हूँ कि बेटा जी ये जो है ना आप काम बहुत ज्यादा करते हो, ये थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो इन अ सेंस, या फिर वैसे ही लाड प्यार में भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत सारे अलकाबात दे देते हैं जो कि टोटली ऑपोजिट होते हैं, बट एक विटी मैनर में उन्होंने वो कह रहे होते हैं। तो दैट इज बेसिकली द विट, आयरनी एंड सटायर, ये तीन चीजें होती हैं। और विट और आयरनी ना आपस में इंटरलिंक्ड है। आयरनी भी ऑपोजिट मीनिंग्स ही होते हैं, लेकिन होता दैट इज
एक्सपेक्ट हम कुछ और कर रहे होते हैं, वो कुछ और जाता है। विट में ये होता है जो हम रिमार्क देते हैं ना, वो उसके असल मीनिंग जो है वो कुछ और होते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ना चालाको मासी, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि शी इज टॉकेटिव, ठीक है, कि वो टॉकेटिव है, लेकिन क्या मैं उसको क्या रही हूँ चालाको मासी कि शी इज वेरी शार्प माइंडेड। पंजाबी में ऐसे जो बहुत शार्प माइंडेड होता है उसको चालाको मासी कहते हैं ना, ओवर इंटेलिजेंट को, ठीक है। तो जो है शी इज टॉकेटिव, लेकिन मैं उसको क्या कह रही हूँ कि यू आर शार्प माइंडेड, ठीक है। तो दैट इज, कहना कुछ और चाह रही हूँ और कह कुछ और रही हूँ, और उसके एक्चुअल मीनिंग्स भी उसी सेंस में आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं यूज ऑफ फिट। और ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में हमने बहुत ज्यादा देखा था, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने किया था, और उसका क्या फार्मूला था, आर्ट फॉर आर्ट से। इसके बाद अब हम चलते हैं यूज ऑफ सिंबलिज्म के ऊपर। अच्छा जी, यूज ऑफ सिंबलिज्म देख लेते हैं। डिस्कस लार्कन्स यूज ऑफ सिंबलिज्म। Philip Larkin's poetry is very deep and profound because of his use of symbolism and mythology. He was initially influenced by W.B. Yeats and French symbolism. But after his acquaintances with Hardy, he shed off the influence of Yeats, though he was still captivated by the music and rhetoric of him. A symbol is an object that stands for a concept or something which suggests more than the surface meaning. It is a fit vehicle for conveying imaginative experiences. Larkin's poetry is pregnant with symbolism. Larkin's forte lies in his deft use of images, symbols, and epithets. Though his poetry is noted for its plainness, he calls his images and symbols from diverse sources like nature, time, sex, death, and personal experiences in order to build an atmosphere or to heighten the poetic effect with their thematic relevance and functional character. His volumes and poems are symbolic even in their title. For example, The Less Deceived, the poem Going, the poem Towards the High Windows, Mr. Bleeny, Church Going, Ambulances, and 1914. In other words, Larkin wishes to convey through the titles of his poems that poetry is a realistic interpretation of life. His poetry also represents what he calls sad-eyed realism. उसकी जो पोएट्री है वो बहुत उस एक रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थी, और उसकी पोएट्री जो है वो प्रेजेंट करती है जिसे हम कहते हैं सैड आइड रियलिज्म, जिसको हम कहेंगे कि ये सैड आइड रियलिज्म है। Larkin tries to explore modern man attitude to work, leisure, love and death. और लार्किन क्या ट्राई करता है कि वो एक्सप्लोर करे मॉडर्न एटीट्यूड टू वर्क, लेजर, लव एंड डेथ. He seems to ask what people could believe about these passions during the post-war period immediately after the end of World War II in 1945. अब जो है वो he seems to ask what people could believe about these passions. अब वो जो है, अब देखिए उसके अंदर आयरनी कितनी ज्यादा थी जो हमने 1914 पढ़ी थी, और वो उसके अंदर मतलब ये पूछना चाहता है, he seems to ask, वो देखना चाहता है, या वो बड़ा ही in a state of awe है कि what people could believe about these passions during the post-war period immediately after the end of the World War II in 1945. अब इसको देखिएगा, इस लाइन को ना जरा तीन हिस्सों में डिवाइड करें. He seems to ask, comma, what people could believe about these passions, comma, about the post-war period, comma, immediately after the end of the World War II in 1945. अब इसको जरा समझें इस लाइन को. वो देखना चाहता है कि लोग जो हैं वो क्या बिलीव करते हैं उन पैशंस के बारे में जो कि ड्यूरिंग पोस्ट वॉर पीरियड थे. 1914 की हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ी थी. एक्चुअली उस पोएम के अंदर पोएट जो है वो ये जानना चाहता है कि लोगों के पोस्ट वॉर पैशंस क्या थे और कब, इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II in 1945. 1945 वर्ल्ड वॉर II 1945 के एंड होने के बाद जो है, मतलब जब वो देखता है एक ऐसे इंसान की नजर से कि वॉर एंड हो चुकी है, और वो एक तस्वीर खोलता है, उस तस्वीर में उसको कुछ लोग नजर आते हैं
वो ये देखना चाहता है कि ये जो तस्वीर के अंदर पोस्ट वॉर पीरियड के लोगों के अंदर जो इतना पैशन नजर आ रहा है, तो what people could believe about these passion during the post war period. पोस्ट वॉर पीरियड में लोग इन मतलब could believe about these passion, कि किस तरह से वो इन पैशंस पे बिलीव कर सकते थे। तो वो अब 1945 में के बाद जब वो इतनी डिस्ट्रक्शन देख चुका है, सारा कुछ देख चुका है कि इंग्लैंड जो है वो अब बहुत पीछे जा चुका है, ठीक है, और बिकॉज क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था इस वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो अब जो इतना पीछे जा चुका है, उस वक्त लोगों के पैशंस ऐसे क्या थे कि वो जंग लड़ने पे इतने ज्यादा खुश थे और इतने ज्यादा पैशनेट थे, अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। और जबकि 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद हमें एंड पे कुछ भी नहीं मिला। तो एंड पे वो क्या कहता है, वो वर्ड यूज करता है इनोसेंस। इनोसेंस इज अ विटी रिमार्क अबाउट दोज पैशन जो कि लोगों के थे, जो है प्री वॉर जो पीरियड था, उस वक्त जो है लोगों के जो पैशंस थे, वो कहते हैं कि ऐसी इनोसेंस अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो अब वो कहता है व्हाट पीपल कुड बिलीव अबाउट दिस पैशन ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, जब जंग खत्म हो गई है, पोस्ट यानी कि जंगें खत्म हो गई, पोस्ट खत्म होगी, वॉर के बाद का जो पीरियड था इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, कि अब जब एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों ने इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस देख ली हैं, तो लोग इस तरह के पैशंस के बारे में बिलीव भी नहीं कर सकते कि वो दोबारा से वो वाली इनोसेंस या वो वाली एनकरेजमेंट कि वो जी जंग के लिए तैयार होंगे और जॉग दर जॉग जो है एक पूरी आर्मी इकट्ठी हो जाएगी, लोग आर्मी में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो कहता है अब अगर पोस्ट वॉर पीरियड देखा जाए और अगर यही होना था, लोगों ने निहिलिस्टिक ही होना था, तो फिर ऐसी जंग का कोई फायदा नहीं। The volume entitled Less Deceive symbolizes the beliefs and values in the post-war Britain that it has lost the most of its glory and power. The poem going symbolizes death, but it also raises existential problems and ontological riddle. It offers a negative image of being. The poem At Grass is one of the most popular post-war poems because the retirement of some of the horses from horse races and their life of idleness and leisure symbolizes Britain's loss of her past glory, and it also symbolizes lost heroism and lost social order. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सारा पोस्ट वॉर सिनेरियो है, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो गया, फिर मेरी सारी ऑडियोस वगैरह ना वो फिर लेट हो जाती है। इंशाल्लाह इस सिंबलिज्म वाले क्वेश्चन को हम दोबारा से कल देखते हैं क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पोस्ट वॉर सिनेरियो और स्पेशली 1914 जो हमने पोएम पढ़ी थी उसके सिनेरियो में भी हमें काफी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।